गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक मूलतत्व विषय के ऑनलाइन वर्गों में आज हम शेयर पूंजी के हिसाब अंतर्गत अप्राप्त मांग के संदर्भ में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सामान्य स्थिति में शेयर निर्गमित किए जाए तब कौन सी प्रविष्टि की जाती है उस संदर्भ में पढ़ाई की थी। आज हम अप्राप्त मांग के संदर्भ में पढ़ाई करेंगे और उस संदर्भ में उदाहरण का भी अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, जब कंपनी शेयरधारक के पास से शेयर आवंटन या मांग की रकम मंगाए, तब यदि कोई शेयरधारक यह रकम समय सर माने कंपनी ने जितनी अवधि में वो रकम मंगवाई है उस अवधि में रकम न चुकाए, तब यह नहीं चुकाई रकम को मिलना बाकी हफ्ता या अप्राप्त मांग कहेंगे। मानी कंपनी ने शेयर निर्गमित किए हो और कंपनी आवंटन और मांग की रकम मंगवाए और शेयरधारक उचित समय पर मानी कंपनी ने जो समय दिया है उस समय पर न चुकाए तो उसे मिलना बाकी हफ्ता या अप्राप्त मांग कहेंगे। इन स्थिति में दोस्तों अप्राप्त मांग के संदर्भ में दो तरह से हिसाबी असर दी जा सकती है। मानी अप्राप्त मांग संदर्भ में हम दो रीत से हिसाबी असर दे सकते हैं। माने दोनों रीत में से किसी भी रीत से हिसाबी लेखा किया जाए तो सही माना जाएगा। उसमें दोस्तों पहला, अप्राप्त मांग खाता उपस्थित किए बिना। मानी जो अप्राप्त मांग है उसका खाता खोले बिना इस प्रविष्टि लिखी जाए, ऐसी स्थिति। तो दोस्तों इस पद्धति में अप्राप्त मांग का खाता उपस्थित नहीं किया जाता है। कंपनी द्वारा संबंधित मांग मंगाई जाए तब जितनी रकम शेयरधारक के पास से मिलती है उतनी रकम बैंक खाते उधार करके संबंधित खाते जमा की जाती है। माने जितनी रकम प्राप्त हो उतनी रकम से बैंक खाता उधार कर संबंधित खाता दोस्तों जमा कर दिया जाता है। माने अप्राप्त मांग का खाता उपस्थित नहीं किया जाता है। जिसमें नहीं चुकाई मांग की रकम जितनी रकम की उधार बाकी संबंधित मांग खाते की रहेगी। मानी आवंटन की रकम बाकी है तो आवंटन खाते में जितनी रकम मिलनी बाकी है उतनी बाकी रहेगी, या मांग की रकम बाकी है तो मांग खाते में उतनी जितनी रकम मिलनी बाकी है उतनी रकम की अंतिम शेष रहेगी। और जब भविष्य में शेयरधारक द्वारा बाकी मांग की रकम चुकाई जाए तब बैंक खाता उधार करके संबंधित मांग खाता जमा कर दिया जाता है। मानी इस प्रकार से जो शेष रही है उसका खाता बंद हो जाएगा। मानी अप्राप्त मांग का खाता उपस्थित न किया जाए उस स्थिति में जितनी रकम प्राप्त हो उतनी रकम से बैंक खाता उधार कर संबंधित खाता जमा कर दिया जाता है और भविष्य में जब रकम प्राप्त हो तब बैंक खाता उधार करके संबंधित मांग खाता जमा किया जाता है। अब दोस्तों दूसरी पद्धति, अप्राप्त मांग खाता उपस्थित किया जाए तब। अप्राप्त मांग खाता उपस्थित करने की पद्धति। तो दोस्तों इस पद्धति में अप्राप्त मांग खाता उपस्थित किया जाता है जब संबंधित मांग की रकम मंगाई जाए
तब दोस्तों जितनी रकम शेयरधारक द्वारा चुकाई जाती है वो रकम बैंक खाते उधार की जाएगी। माने शेयरधारक अंशधारक जो रकम चुकाएगा वो बैंक खाते उधार होगी। जितनी रकम नहीं चुकाई जाती है शेयरधारक द्वारा वो रकम अप्राप्त मांग खाते उधार की जाएगी। माने अप्राप्त मांग खाते बाकी रकम उधार की जाएगी तो उसका खाता उपस्थित हुआ। अब दोस्तों ये अप्राप्त मांग खाता उधार किया माने उपस्थित किया, उसकी अप्राप्त की जो रकम है वो भविष्य में जब मिले माने प्राप्त हो तब बैंक खाता उधार करके अप्राप्त मांग खाता जमा किया जाता है। इस तरह अप्राप्त मांग खाता बंद हो जाएगा। दोस्तों ऊपर की स्थिति में क्या था कि संबंधित जो खाता है वो जितनी रकम मिलनी बाकी है उतनी रकम की शेष बताता था, और यहाँ उसकी जगह संबंधित जो रकम बाकी है उस संदर्भ में अप्राप्त मांग खाता उपस्थित किया जाता है, और रकम प्राप्त हो तब अप्राप्त मांग का खाता बंद हो जाता है। दोस्तों ये दोनों पद्धति के बारे में निम्नलिखित उदाहरण द्वारा हम उपरिक्त बात को समझेंगे। उदाहरण नंबर 3, जय लिमिटेड ने अपने 50,000 शेयर प्रति शेयर 2 की दर से प्रथम मांग मंगाई थी। माने जय लिमिटेड ने 50,000 शेयर निर्गमित किए थे और प्रथम मांग के वक्त जय लिमिटेड ने प्रति शेयर 2 रुपये रकम मंगाई, जिसमें 1,000 शेयर धारण करने वाला एक शेयरधारक प्रथम मांग समयसर नहीं चुकाता है। माने 50,000 शेयर प्रथम मांग के समय 2 रुपये के दर से रकम मंगाई, जिसमें 1,000 अंशधारक ने प्रथम मांग की रकम उचित समय पर नहीं दी है, तो उन 50,000 अंशधारक ने तो समयसर रकम चुका दी होगी। उपरोक्त व्यवहारों की प्रविष्टि लिखिए। तो दोस्तों दोनों स्थिति में माने अप्राप्त मांग खाता उपस्थित न किया जाए और अप्राप्त मांग खाता उपस्थित किया जाए, दोनों स्थिति में हम प्रविष्टि देखेंगे। तो पहली प्रविष्टि दोनों स्थिति में दोस्तों प्रथम मांग की रकम मंगवाई जाए तब समान होगी। शेयर प्रथम मांग खाता उधार 1 लाख और शेयर पूंजी खाते का 1 लाख, दोनों समान प्रविष्टि। 1 लाख इसलिए लिखे दोस्तों कि 50,000 शेयर पर प्रति शेयर 2 रुपये से रकम मंगाई है, इसलिए 50,000 गुना 2 करने पर 1 लाख रुपये मांग हुई। अब दोस्तों रकम प्राप्त हो तब ऐसा लिखा कि 1,000 शेयरधारक ने रकम नहीं चुकाई है, तो 1,000 शेयरधारक प्रति शेयर 2 रुपये, तो गुना करने पर 2,000 शेयरधारक द्वारा नहीं चुकाए जाएंगे, तो 1 लाख में से 2,000 नहीं चुकाए जाएंगे तो 98,000 चुकाए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ दोनों स्थिति में प्रविष्टि बदलेगी। मांग अप्राप्त मांग खाता उपस्थित न किया जाए तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 98,000 और प्रथम शेयर प्रथम मांग खाते का 98,000। अब दोस्तों अब जब मांग की गई तो मांग खाता 1 लाख से उधार हुआ, जबकि रकम प्राप्त हुई तो 2,000 प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए 98,000 से मांग खाता जमा हुआ। तो यहाँ 2,000 का जो अंतर बना वो 2,000 से प्रथम मांग खाता जो है उसकी अंतिम बाकी रहेगी, और यह अंतिम बाकी
बाद में जब रकम चुका दे बाकी रकम, तब प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 2000 और शेयर प्रथम मांग खाते का 2000। तो तब ये मांग खाता जमा हो रहा है दोस्तों। तो खाता प्रथम मांग का खाता 2000 शेष बताता था, और उसका खाता सरभर हो जाएगा। अब दोस्तों मांग खाता उपस्थित करना हो तो ऐसी स्थिति में प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 98,000, जो रकम प्राप्त हुई वो। अप्राप्त या बाकी मांग खाता उधार 2000 और शेयर प्रथम मांग खाते का 1 लाख। अब दोस्तों मांग खाता उपस्थित किया हो तब यहाँ प्रथम मांग का खाता तो बंद हो गया, क्योंकि पहली प्रविष्टि में मांग खाता 1 लाख से उधार था, दूसरी में 1 लाख से जमा हो गया, माने खाता बंद हो गया। लेकिन उसकी जगह दोस्तों यहाँ अप्राप्त मांग खाता उपस्थित हुआ है, जो रकम भविष्य में मिले तब प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 2000 और अप्राप्त मांग खाते का 2000। तो यहाँ अप्राप्त मांग खाता जमा हुआ, इसलिए वो खाता बंद हो गया। अब दोस्तों इस प्रकार आपको प्रविष्टि लिखनी है। दोस्तों यहाँ टिप्पणी ध्यान में रखनी है कि अप्राप्त मांग की रकम वार्षिक हिसाब बनाते समय वसूल नहीं हुई हो तो अप्राप्त मांग की रकम महंगाई शेयर पूंजी में से घटाकर दर्शाई जाती है। माने वार्षिक हिसाब तैयार जिस दिन किए जाए उस दिन तक में अप्राप्त मांग की रकम न प्राप्त हो तो ऐसी अप्राप्त रकम शेयर पूंजी महंगाई शेयर पूंजी में से घटाकर लिखनी होगी। दूसरा, अप्राप्त मांग की रकम पर मांग की लेनी हुई तारीख से वास्तव में भुगतान तारीख तक के समय तक कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताए दर से ब्याज वसूल कर सकती है। मानी जिस अंशधारक ने रकम बाकी रखी है उस पर कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया हो तो उस दर से ब्याज ले सकती है, और ब्याज के संदर्भ में आर्टिकल्स में लेखा न हो तो कंपनी कानून 2013 के शेड्यूल 1 के टेबल F के आधार पर कंपनी अधिक से अधिक 10% की दर से ब्याज वसूल कर सकती है। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स ब्याज की रकम संपूर्ण या अंशतः माफ़ करने का अधिकार रखते हैं। मानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति से ऐसी अप्राप्त रकम पर पूर्ण ब्याज माफ़ किया जा सकता है या उसका कुछ हिस्सा में रियायत दी जा सकती है। दोस्तों अप्राप्त मांग पर ब्याज की गणना या उसकी हिसाबी असर अभ्यासक्रम में शामिल नहीं है। मानी दोस्तों यह ऐसा हमें जानकारी के लिए दिया गया है कि अप्राप्त मांग पर कंपनी ब्याज ले सकती है, लेकिन उस ब्याज के संदर्भ में कोई भी एग्जाम्पल हमें पूछा नहीं जा सकता है। मानी हमारे सिलेबस में ब्याज की गणना करना नहीं पूछा जाएगा। उदाहरण नंबर 4। अब दोस्तों बाकी मांग के संदर्भ में उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। माने 4 मार्क्स के एग्जाम्पल में ऐसा एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है। भावनगर की प्रणव लिमिटेड ने 10 रुपये के एक ऐसे 18 लाख इक्विटी शेयर निर्गमित किए थे। कंपनी को
20 लाख शेयर के लिए आवेदन मिले। दोस्तों, कंपनी ने 18 लाख शेयर निर्गमित किए हैं, जबकि आवेदन 20 लाख शेयर के लिए मिले हैं, माने 2 लाख अतिरिक्त आवेदन मिले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग में शेयर स्वीकृत किए। अतिरिक्त शेयर के लिए आए आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए और उनकी रकम आवेदक को वापस की। शेयर पर रकम निम्नानुसार मंगाई थी। दोस्तों, रकम निम्नानुसार मंगाई गई थी। आवेदन का समय प्रति शेयर 3, आवंटन के समय प्रति शेयर 2.5 रुपये, प्रथम मांग के समय प्रति शेयर 2 रुपये और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 2.5 रुपये मंगवाए हैं। योगेश के जिसके 1600 शेयर स्वीकृत किए हैं। योगेश के 1600 शेयर स्वीकृत हुए हैं दोस्तों, लेकिन वह प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं भर सका। मानी उचित समय पर योगेश ने प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई है, जबकि नीलम ने 1600 शेयर स्वीकृत हुए थे, जिसने अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। माने उचित समय पर योगेश ने 1600 शेयर पर प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई, जबकि नीलम ने 1400 शेयर पर अंतिम मांग की रकम समयसर नहीं भरी है। इसके अलावा बाकी शेयरधारक के पास से समयसर रकम प्राप्त हो गई। योगेश और नीलम ने अप्राप्त मांग की रकम बाद में कंपनी को चुका दी। माने अंतिम मांग के बाद देर से योगेश और नीलम ने अपनी बाकी रकम कंपनी को चुका दी है। आवश्यक प्रविष्टि कंपनी की बही में हमें लिखनी है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ एक बात नहीं आई है, 3 बातें यहाँ शामिल हुई है। पहली, कंपनी को निर्गमित किए शेयर से अधिक शेयर के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात, अधिक जो आवेदन मिले उसकी रकम वापस करनी है। तीसरी बात, अप्राप्त मांग और अप्राप्त मांग की बात, अप्राप्त मांग जो है उसकी रकम कंपनी को देर से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब इस संदर्भ में किस प्रकार से प्रविष्टि होगी वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा शीर्षक रहेगा प्रणव लिमिटेड की बही में प्रविष्टि। अब दोस्तों, प्रविष्टि के खाने किस प्रकार बनते हैं आप जानते ही हो। तारीख, विवरण, खाता बही पृष्ठ नंबर, उधार रकम और जमा रकम। पहली प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार, 60 लाख। वो इक्विटी शेयर आवेदन खाते का 60 लाख, क्योंकि दोस्तों 20 लाख शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से आवेदन की रकम मिली। माने 20 लाख गुना 3 करने पर 60 लाख गुणनफल होगा। इसलिए बैंक खाता उधार 60 लाख और इक्विटी शेयर आवेदन खाते का 60 लाख। विवरण लिखा जाएगा 20 लाख इक्विटी शेयर पर प्रति शेयर 3 की दर से आवेदन के समय रकम मिली उसके। अब दोस्तों, हमने तो 18 लाख शेयर निर्गमित किए थे, आवेदन 20 लाख के मिले, तो 2 लाख के अतिरिक्त आवेदन मिले, 2 लाख अंश के, उस पर 3 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो 6 लाख रुपये वापस करने होंगे। और 60 लाख में से 6 लाख वापस करें तो 54 लाख बचेंगे, जो इक्विटी शेयर पूंजी गिनी जाएगी। तो हमारी दूसरी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार 60 लाख और इक्विटी अंश पूंजी खाते का 54 लाख, वो बैंक खाते का 6 लाख।
अतिरिक्त रकम वापस की। विवरण होगा स्वीकृत किए 18 लाख इक्विटी शेयर के आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले गए और अस्वीकृत किए 2 लाख शेयर के आवेदन की रकम वापस की उसके। अब दोस्तों आवेदन की संदर्भ की प्रविष्टि हो जाने के बाद आवंटन की प्रविष्टि होगी। तो आवंटन के वक्त हमें बताया गया है कि 2 रुपये 50 पैसे मंगवाए गए हैं। लेकिन अब दोस्तों जो 20 लाख शेयर निर्गमित किए थे उसमें से 2 लाख शेयर वापस कर दिए आवेदन की रकम, तो 18 लाख शेयर बचेंगे। उस पर 2.5 रुपये के हिसाब से गिने तो 45 लाख रुपये आवंटन के वक्त मंगवाए गए होंगे। तो उसकी प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार 45 लाख, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 45 लाख। विवरण होगा स्वीकृत किए गए 18 लाख शेयर पर प्रति शेयर 2.5 रुपये की दर से आवंटन की रकम लेनी हुई उसके। अब दोस्तों आवंटन की 45 लाख की रकम लेनी हुई है और आवंटन में कोई रकम बाकी नहीं है, इसलिए 45 लाख प्राप्त होंगे। तब प्रविष्टि लिखी जाएगी बैंक खाता उधार 45 लाख और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का 45 लाख। विवरण होगा इक्विटी शेयर आवंटन पर की लेनी रकम संपूर्णतः मिल गई उसके। अब दोस्तों आवंटन के संदर्भ की 2 प्रविष्टि हो गई। उसके बाद प्रथम मांग की रकम लेनी होगी, उसकी प्रविष्टि लिखी जाएगी। तो प्रथम मांग में प्रति शेयर 2 रुपये मंगवाए हैं और 18 लाख शेयर प्रति शेयर 2 रुपये, तो 36 लाख रुपये मंगवाए जाएंगे। तो उसकी प्रविष्टि होगी दोस्तों इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाता उधार 36 लाख और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 36 लाख। विवरण होगा दोस्तों 18 लाख इक्विटी शेयर पर प्रति शेयर 2 रुपये की दर से प्रथम मांग की रकम लेनी हुई उसके। अब दोस्तों प्रथम शेयर की मांग लेनी हुई, अब रकम प्राप्ति होगी। तो हमने रकम में देखा है कि प्रथम मांग के वक्त 1600 अंश जिसके स्वीकृत हुए हैं, ऐसा योगेश प्रथम मांग की रकम नहीं चुका रहा है। माने हमारी लेनी हुई रकम दोस्तों 36 लाख है, उसमें से 1600 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 3200 रुपये योगेश द्वारा नहीं चुकाए जाते हैं। तो कंपनी को 17,98,400 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 35,96,800 प्राप्त होंगे और बाकी मांग रहेगी 3200। तो हमारी प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 35,96,800, अप्राप्त या बाकी मांग खाता उधार 3200 और इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का 36 लाख। विवरण होगा शेयर प्रथम मांग पेटे मंगाई रकम योगेश के पास से 1600 शेयर के अलावा बाकी शेयर पर संपूर्ण रकम मिली उसके। या सीधा ऐसा भी लिखा जा सकता है कि योगेश के पास के 1600 शेयर के अलावा शेयर पर प्रथम मांग की रकम मिली उसके। अब दोस्तों प्रथम मांग की रकम के बाद मिल गई, अब अंतिम मांग की प्रविष्टि हमें लिखनी होगी। तो अंतिम मांग के वक्त दोस्तों 2.5 रुपये मंगवाए हैं, इसलिए 18 लाख गुना 2.5 करने पर 45 लाख रकम लेनी होगी। तो प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार 45 लाख और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 45 लाख। विवरण होगा 18 लाख इक्विटी शेयर पर
प्रति शेयर ₹2.5 की दर से अंतिम मांग की रकम लेनी हुई उसके। अब दोस्तों अंतिम मांग की रकम प्राप्त हो तो उसमें ऐसा बताया गया है कि 1600 शेयर पर योगेश के और 1400 शेयर पर नीलम की रकम बाकी है, तो टोटल 3000 शेयर पर रकम बाकी है। तो 17,97,000 शेयर पर ₹2.5 के हिसाब से रकम प्राप्त होगी और 3000 शेयर पर ₹2.5 से के हिसाब से अप्राप्त मांग होगी। तो प्रविष्टि होगी बैंक खाता उधार 44,92,500, अप्राप्त या बाकी मांग खाता उधार 7,500 और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का 45 लाख। विवरण होगा योगेश के पास से 1600 शेयर और नीलम के पास के 1400 शेयर के सिवा बाकी के शेयर पर अंतिम मांग की रकम मिली उसके। अब दोस्तों हमें ऐसा बताया गया है कि योगेश और नीलम ने बाद में कंपनी को रकम चुका दी, तो बाकी मांग जो थी वो 3200 और 7500 माने टोटल 10,700 चुका दी गई है। इसलिए बैंक खाता उधार 10,700 और अप्राप्त या बाकी मांग खाते का 10,700। विवरण लिखा जाएगा योगेश और नीलम के शेयर पर कि बाकी मांग की रकम मिल गई उसके। और अंत में दोस्तों उधार पक्ष और जमा पक्ष का आपको योग कर देना है, जो 3,72,10,700 होगा। इस प्रकार अप्राप्त मांग और अतिरिक्त आवेदन के संदर्भ में हमें प्रविष्टि लिखनी होगी दोस्तों।